हेलो फ्रेंड्स, हमारे फ्रंटलाइन सीरीज़ के अंदर आज जो हमने वर्ल्ड अफेयर का टॉपिक उठाया है वो है न्यू सीरियन रियलिटी। सीरियन रियलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम सीरिया का मैप समझते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, सीरिया एक्चुअली एशिया के साउथ वेस्ट रीजन में पड़ता है और ये टर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान और इज़राइल से घिरा हुआ है। यूपीएससी ने अपने 2015 के पीटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इज़राइल। सो अभी हमने देखा था कि सीरिया और लेबनान और इज़राइल, ये जो तीन देश हैं, ये मेडिटेरियन सी को टच करते हैं और जॉर्डन उसको टच नहीं करता है। So the answer is Jordan. Jordan does not open out in the Mediterranean Sea. These are the typical map-based questions. अब आते हैं हम यहाँ पे जो आर्टिकल के अंदर जिन इश्यूज़ को उठाया गया है, यहाँ पे जो अब से सबसे ज़्यादा अस्थिरता जो हमको देखने के लिए मिल रही है वो हमको ISIS के कारण देखने के लिए मिल रही है। ISIS क्या है? ISIS एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका कॉमन नाम जो है वो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट। इसके अलावा हम इसको इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया भी कहते हैं, शॉर्ट में इस्लामिक स्टेट भी कहते हैं, अरबिक लैंग्वेज में कहें तो दाइश भी कहते हैं। ये एक ऐसा संगठन है जो सलाफ़ी मूवमेंट के थ्रू आया हुआ है। सलाफ़ी मूवमेंट 18वीं शताब्दी के अंदर अरब के अंदर यूरोपियन कॉलोनिज़म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था और ये धर्म को मुद्दा बना के खड़ा हुआ था, इसलिए हम इन्हें फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। और इनका जो बेसिक है वो है वहाबी डॉक्ट्रिन ऑफ सुन्नी इस्लाम पे आधारित इनका चल रहा है, लेकिन हम लोग इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही कहेंगे क्योंकि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ये ह्यूमैनिटी के काफ़ी ख़िलाफ़ चलता है, स्टेट्स के ख़िलाफ़ चलता है, ये ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ भी चलता है। आतंकवाद फैलाना इसका बेसिक काम है, इसीलिए ये एक आतंकवादी संगठन के तौर पे ही इसको रखा गया है। बीते दिनों में हमने चाहे इराक में, चाहे सीरिया के अंदर, चाहे लीबिया के अंदर, नाइजीरिया के अंदर बोको हराम या फिर नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कहीं पे भी जो भी हमने टेररिस्ट एक्टिविटी देखी है, हर जगह ISIS का ही नाम रहा है। पहले जो छोटे मोटे दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे वो सारे अब इकट्ठे होकर के काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं। मतलब कहो तो टेररिज्म का एक ऑर्गेनाइज्ड चेहरा बन के आया ISIS, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आया है। सीरिया को देखें, एक तो सीरिया है, एक इराक है। खैर यहाँ पे आर्टिकल के अंदर सीरिया की बात करेंगे। सीरिया के काफ़ी सारे हिस्सों के अंदर इस्लामिक स्टेट ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है। इवन कि यहाँ पे ये जो जगह देख रहे हैं हम, पालमायरा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ कर रखा था, इन्होंने इसे भी तबाह कर दिया है। तो द थिंग इज़ दैट कि ISIS को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा। अभी हम देख रहे हैं कि सीरिया के अंदर यहाँ पे दो गुट में दो लोग ISIS को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक गुट की बात करें तो उसके अंदर USA है और उनके फेवरेट एलीज, खासकर यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं इज़राइल के बारे में बात करने वाले हैं। और जो दूसरे गुट के अंदर जो मेंबर्स हैं, एक तो सीरियन गवर्नमेंट, दूसरी रशिया और तीसरी ईरान। सोचने वाली बात ये है यहाँ पर कि ये जो दो गुट आपस में बंट के ISIS को यहाँ पे शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बढ़िया होता है कि ये साथ में कर रहे होते। अगर ये साथ में कोशिश करते तो अभी तक ISIS को इतना बड़ा होने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे कुछ ये एक चूहे बिल्ली टाइप की ये जो लड़ाई चल रही है इन दो गुटों के अंदर, इसका फ़ायदा ISIS बहुत ज़्यादा लेके जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्या यहाँ पे कारण है कि क्यों इतना कॉन्फ्लिक्ट है दोनों गुटों के अंदर कि ये ISIS के मामले में भी, इतने गंभीर मामले में भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, इस पे बेसिकली ये आर्टिकल लिखा गया। जैसे कि हमको पता है कि रशिया और अमेरिका के टर्म्स ये शुरू से ही बहुत ही ख़राब रहे हैं। दोनों के अंदर शुरू से ही बहुत ज़्यादा राइवलरी रही है। वर्ल्ड वॉर 2 से ही इन दोनों के अंदर शक्ति परीक्षण जैसा रहता है कि तुम ज़्यादा शक्तिशाली हो या मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, हु इज़ मोर पावरफुल। तो यहाँ इनकी बनती नहीं है।
दूसरा मुद्दा अगर हम देखें, अमेरिका का ईरान के साथ संबंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके क्या वजह है? इसकी वजह है इज़राइल। इज़राइल की बात करें तो ये लोकेशन वाइज चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ एक यहूदी यानी कि एक ज्यूइश राष्ट्र है। तो ओबियसली यहाँ पे इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन अमेरिका की सपोर्ट की वजह से ये यहाँ पर हमेशा जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन रखा है। और इसने इसके कहने पे ही या इसके इंसिस्टेंस पे ही यहाँ पर लोग जो हैं वो ईरान को ऊपर उठने नहीं देते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ साल पहले का ही विवाद था कि ईरान के अंदर इस अंदेशे से कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है, जिससे कि वो काफ़ी लिथल एटॉमिक बॉम्ब्स बनाएगा। इस तरह के इल्ज़ाम लगा करके यहाँ पे उसको सबके टारगेट में लाया जाता है। उसके ऊपर मल्टीपल सैंक्शन लगाए जाते हैं, जिसके अंदर कि यूएसए है, यूरोप है, इवन कि यूनाइटेड नेशन भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है। और ये इसके पीछे अगर देखा जाए तो किसका हाथ है? तो इज़राइल का है, क्योंकि इज़राइल को बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि ईरान के पास किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इज़राइल को ईरान पसंद नहीं है, इसीलिए अमेरिका को भी ईरान पसंद नहीं है। तब ईरान किसको पसंद है? ओबियसली तब ईरान रशिया को पसंद है। तो यहाँ पे हमको एक गुट तो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, इज़राइल और यूएस जो हमेशा टुगेदर फॉरएवर वाले कॉन्सेप्ट में है, और यहाँ पर क्योंकि दोनों को अमेरिका से प्रॉब्लम है, इसी वजह से रशिया और ईरान दोनों साथ में है। अब बात करते हैं हम बशर अल असद की, जो सीरिया के हेड है। अगर हम सीरिया के हेड बशर अल असद की बात करें तो इनके बारे में हम एक चीज़ देखते हैं। ओबामा के प्रशासन में ये कहा गया था कि असद मस्ट को, इनका मेन जो था टारगेट वो अशद हुआ करते थे, सीरियन गवर्नमेंट, कि उनको जाना होगा, क्योंकि वो एक शिया समुदाय से थे और शिया समुदाय होने की वजह से ईरान इनको सपोर्ट करता था। एंड ऑब्वियसली वी नो कि ईरान को अमेरिका के साथ कोई टर्म्स है नहीं यहाँ पे ड्यू टू इज़राइल। लेकिन अब अगर देखा जाए, जब से रशिया ने भी असद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि असद नहीं जाने वाले। तो अब इनका जो मेन टारगेट है वो ISIS हो चुका है। और असद के बारे में अब जो स्टेटमेंट्स हैं कि असद रह सकते हैं, हमारा मेन मुद्दा है कि हमको ISIS को टारगेट करना है, और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उसके लिए हमको न्यूक्लियर बॉम्ब तक इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, हम वो भी करेंगे। अब यहाँ पे अमेरिका ने बहुत फंडिंग की, बहुत आर्म्स दिए, बहुत ट्रेनिंग करी, ताकि वो एक मॉडरेट आर्मी खड़ी कर सके जो कि ISIS के ख़िलाफ़ लड़े और कुछ हद तक सीरियन आर्मी के ख़िलाफ़ भी लड़े। लेकिन इनकी मॉडरेट आर्मी को ये होल्ड नहीं कर पाए, और इनमें से कई जो हैं इस कॉन्फ्यूज़न में कि वो किसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, और इसकी वजह से ISIS और ज़्यादा मजबूत हो गया। तो मुद्दा यही है कि इन दोनों की लड़ाई की वजह से फ़ायदा अल्टीमेटली ISIS को हो रहा है। तो सीरिया एक्चुअली यहाँ पर लोगों की शक्ति परीक्षण का ही गढ़ बन के रह गया है। खैर, रिसेंट डेज से अगर हम एक न्यूज़ लें तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। वो है सारीन गैस। अभी देखा गया कि सीरियन आर्मी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि उन्होंने सीरीन गैस का इस्तेमाल किया है। ISIS ने जिन हिस्सों को सीरिया के कब्ज़ा कर रखा है वहाँ पे, और उसकी वजह से सिविलियंस में ख़ास करके छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा, कई की जानें भी चली गई। तो क्या है सारीन गैस? सारीन गैस एक नर्व एजेंट है, और इसका इस्तेमाल हुए जाने के बाद लोगों के शरीर से जो नसें होती हैं वो फट जाती हैं, लंग्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और इस तरह के गैस को जो है इसे हम केमिकल वेपन कहते हैं, और एक कन्वेंशन आया था 1983 में, जिसके तहत इस तरह के गैसेस का इस्तेमाल जो है वो बैन कर रखा गया है, और इसे कहा जाता है वॉर क्राइम। अगर आप इस तरह के केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसे वॉर क्राइम की संज्ञा दी जाती है। सो दिस कुड बी अ क्वेश्चन कि इसे किस तरह का क्राइम कहेंगे। सो इज़ अ वॉर क्राइम। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि हाँ, एक समय था जब इंडिया और US और रशिया आफ्टर कोल्ड वॉर, वियतनाम कह लो, कोरिया कह लो, या फिर आपके क्यूबा कह लो, बहुत सारे ऐसे जगहें थी जहाँ पे उनका आमना सामना हुआ,
और उनके शक्ति परीक्षण के चक्कर में हज़ारों के, सैकड़ों के, लाखों लोगों की जानें जो हैं वो चली गई। और फिर ऐसी ही कोई सिचुएशन हमको सीरिया में भी देखने को मिल रही है। तो उस समय हमारे देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एफ़र्ट लगाया था और एक नाम जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लेकर आए थे। और कहीं न कहीं आज भी इंडिया को अगर कोई रोल प्ले करना है तो यहाँ पे मानवता की रक्षा के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और वर्ल्ड में जो हम संदेश देते हैं कि भारत शांति प्रिय देश है और वो लोगों के बीच में समझौता कराता है और एक मीडिएटर वे में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो हमको भी एक नए तरह से एक नियो नाम की ज़रूरत है यहाँ पे लेके आने की। थैंक यू।